दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बात है 1960 से लेकर 1980 तक की। उस टाइम जाट कम्युनिटी है अपने आप को संगठित करने का प्रयास कर रही थी, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई इतना बड़ा नेता था नहीं, तो और न उनकी इतनी ज़्यादा वोट की ताकत हुआ करती। तो धीरे धीरे संगठित होने लग रही थी। तो उस टाइम पे किसानों के और जाटों के एक नेता उभर के सामने आए, वो थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी न सिर्फ जाट कम्युनिटी के बल्कि किसानों के भी एक सबसे बड़े लीडर थे, और उनका जो प्रभाव था सिर्फ यूपी में ही नहीं था, यूपी के साथ साथ हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर भी था। और कहने का मतलब यह है कि जाट कम्युनिटी के उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता थे। तो इस चीज़ का इंदिरा गांधी जी को पता था, और उस टाइम इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व था। प्रधानमंत्री थी वो, लेकिन उनको चरण सिंह जी से डर लगा करता। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि चरण सिंह जी कई स्टेट की वोट को मोबिलाइज कर सकते हैं। लोग उनकी इतनी ज़्यादा वो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इतने बड़े नेता वो हैं। तो 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो उस इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, उसके अंदर 77 के अंदर चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी जी बहुत बुरी तरह हार गई, और जनता पार्टी का निर्माण और जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इंदिरा गांधी जी ये जानती थी कि ये जो जनता पार्टी है, इसके अंदर कोई एक विचारधारा के लोग नहीं हैं। इसके अंदर जनसंघी भी हैं, इसके अंदर किसान भी हैं, इनके अंदर समाजवादी पार्टी, समाजवादी की विचारधारा के लोग भी हैं, और इनके अंदर जो है वो दलित समुदाय के भी लोग हैं, जिनके अलग अलग नेता हुआ करते। दलित समुदाय के जगजीवन राम जी, और दूसरी के किसान नेता हुआ थे चौधरी चरण सिंह जी, और इस तरह बड़े बड़े नेता हुआ करते हैं। लेकिन उनकी विचारधारा एक नहीं हुआ करती। तो उन्होंने सोचा कि जब इनकी विचारधारा है ही नहीं, तो ये तो इनको जल्दी गिराया जा सकता है, इस पार्टी को तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने सोचा है कि किस आदमी को इनमें से तोड़ा जाए, क्योंकि मोरारजी देसाई जी थे प्रधानमंत्री उस टाइम। तो उनकी नज़र टिकी चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर। क्यों टिकी? क्योंकि ये जो कहावतें बनी हुई है ना, कि जब तक सूरज चांद रहेगा, या इस तरह की 16 दूनी 8, या इस तरह की जो भी, वो आज से नहीं है, वो सदियों से है। तो जाट कम्युनिटी से चौधरी चरण सिंह जी आते थे, और वो सबसे बड़े नेता वही थे किसानों के, जाटों के। तो उन्होंने टारगेट किया चौधरी चरण सिंह जी को, और उनके अंदर हवा भर दी कि आप अपना समर्थन वापस लीजिए, मैं आपको समर्थन दूंगी, और आप प्रधानमंत्री बनिए। आप क्या एक छोटे से मंत्री पद के लिए, वो आप तो प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये है वो, और उनको इतना ज़्यादा वो किया कि उन्होंने अपना समर्थन ले लिया, और जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और इंदिरा गांधी जी ने उनको समर्थन दे दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो उनको पहले से पता था कि क्या करना है। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद अपना समर्थन चरण सिंह जी से भी ले लिया वापस, और उनकी भी सरकार गिर गई, और वो भी प्रधानमंत्री पद से वो हो गए। और 1980 में जब मध्यावधि चुनाव हुए, तो इंदिरा गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उनको जो चरण सिंह जी के बारे में ये था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो ये फिर उभर जाएंगे। तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की ताकत को ख़त्म करने के लिए, और विशेष रूप से हरियाणा में उनकी ताकत को ख़त्म करने के लिए चौधरी बंशीलाल जी को उभारा। क्योंकि चौधरी बंशीलाल जी हरियाणा के जाट कम्युनिटी के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते, और उनको लौह पुरुष के नाम, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाया करता उनको। और इससे पहले 1968 से लेकर 1975 तक वो कांग्रेस सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन चुके थे 2 बार। तो उन्होंने चौधरी बंशीलाल जी को उभार दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो जाट बेल्ट है, जाट कम्युनिटी है या किसान कम्युनिटी है, उसमें 2 धड़े बन गए जाटों के, किसानों के। एक चौधरी चरण सिंह जी का धड़ा, और एक बंशीलाल जी का धड़ा। तो उसमें चरण सिंह जी की ताकत ऑटोमेटिकली आधी होगी उसमें, जो हरियाणा के अंदर उनका वो था, और वो भी उससे उनका खत्म होगा। चरण सिंह जी धीरे 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 चरण सिंह जी की जो ताकत थी वो खत्म कर दी इंदिरा गांधी जी ने। क्यों? और वो ताकत खत्म क्यों हुई? क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से संबंध रखते थे। चलिए खैर, अब दोस्तों बात करते हैं बंशीलाल जी की। बंशीलाल जी इतने ज़्यादा कद्दावर नेता हुआ करते, और इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो वो संजय गांधी जी उनके इतने कंट्रोल में थे कि एक बार वो भिवानी या कहीं बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग थी, तो उसमें किसी ने पूछ लिया, चौधरी साहब इंदिरा गांधी जी तो इतनी बड़ी है, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का रिश्ता वो कर दिया, तो फिर वो आपको भी तो हटा सकती। तो उन्होंने एक वो कहा था कि जब बछड़ा मेरे पास है तो गाय कहाँ जाएगी। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जब संजय गांधी उनके कंट्रोल में है, तो इंदिरा गांधी कहाँ जाएगी। यानी इतना कॉन्फिडेंस था उनको, और इतना अपने उसके ऊपर विश्वास था उनको, अपने राजनीति के ऊपर। खैर दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने फिर बंशीलाल को ख़त्म करने के लिए भजनलाल जी को उभार दिया, और भजनलाल जी को उभारने से जो जाट कम्युनिटी के बंशीलाल जी हुआ थे वो डाउन हो गए। यानी उसके बाद बंशीलाल जी के जो जाट कम्युनिटी के नेता हुआ थे, उनको भी उन्होंने, उनकी राजनीति को भी ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों चौधरी देवीलाल जी की।
चौधरी देवीलाल जी वास्तव में हरियाणा के जाट कम्युनिटी के वास्तव में प्रिय नेता हुआ करते। जाट कम्युनिटी के अंदर उनके अंदर था भी कि वो जाटों के लिए कुछ किया भी करते, और उनके दिल में भी था। लेकिन वो अपने पारिवारिक संघर्ष में ऐसे उलझे कि उनके जो बच्चे थे, यानी ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत चौटाला जी, उनके अंदर सत्ता को हासिल करने का और दूसरे को ख़त्म करने का इतना ज़्यादा वो था कि इससे चौधरी देवीलाल जी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते। और उसी परेशानी में एक बार उनकी जो धर्मपत्नी थी हरकी देवी जी, तो वो अपने घर के अंदर ही थे, और उन बड़े दुखी होकर ने ये कह दिया था अपनी पत्नी को कि देखो, मैंने देशवाली जाटों को इनके कदमों में झुका दिया और ये अब भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी और रणजीत चौटाला जी जो अपनी राजनीति कर रहे थे, वो व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे थे, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कर रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए कर रहे थे, न कि जाट कम्युनिटी के लिए। और फिर हुआ भी वही, जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने आगे सत्ता प्राप्ति की, तो उसके बाद उनके लड़कों के अंदर भी जो सत्ता संघर्ष उनमें था, वो अजय और अभय चौटाला जी के अंदर भी हुआ। और 2019 में अजय चौटाला जी के लड़के दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने न सिर्फ बगावत की बल्कि अलग से पार्टी भी बनाई। क्यों? ताकि उनको ये पता चल गया था थोड़ा बहुत है कि वो सत्ता में आ सकते हैं, लोग उनको कर सकते हैं, और जेजेपी का निर्माण कर कर अपने ही परिवार से, अपने दादाजी से, अपने चाचा से या उनसे बगावत करके, इनेलो से बगावत करके अलग पार्टी बनाई और 10 सीटें हासिल की। और उन 10 सीटों के कारण उनको सत्ता चाहिए थी, उनको जाटों से कोई मतलब नहीं था। अगर जाटों से मतलब होता तो वो जो 2019 का जनादेश था वो बीजेपी के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम 2014-2019 के बीच में जो बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट का जो नारा दिया था, तो उससे जाट कम्युनिटी का और आपस में उसका जो जाट कम्युनिटी डाउन हुई थी, वो बीजेपी की सरकार के तहत अंदर अंदर ही वो अंडर हुई थी, कमज़ोर जाट कम्युनिटी। और उसी बीजेपी को समर्थन दे दिया ताकि वो अगले 5 साल तक सत्ता की मड़ाई खा सके। अगर उनको जाट कम्युनिटी की चिंता होती, जाट समुदाय की चिंता होती, जाट राजनीति की चिंता होती, तो वो कभी भी समर्थन नहीं देते बीजेपी को। और उसके बाद अब जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ, तो ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद किस प्रकार अभय चौटाला जी और अजय चौटाला जी के अंदर वाक युद्ध चला, किस तरह एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, तो उससे भी ये पता चलता है कि ये व्यक्तिगत राजनीति करने लग रहे हैं, न कि जाट कम्युनिटी के लिए। आप इसी से वो समझ सकते हैं कि जब अभय चौटाला जी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में एक किस्म में ये कहा था कि मैं हरियाणा से वो कर दूंगा, अपराध खत्म कर दूंगा, तो दिग्विजय चौटाला जी ने ये कहा था कि सबसे बड़े गुंडे तो वही हैं, गुंडागर्दी कैसे खत्म कर देंगे। तो अभय चौटाला जी ने कहा था कि मेरी जो इमेज खराब की है वो मेरे ही परिवार ने खराब की है। चलिए हम इसी चीज़ के ऊपर सच मानते हैं कि अभय चौटाला जी सच बोल रहे थे। तो ये बताइए, जो अजय चौटाला जी और उसके बच्चे अपने चाचा के ऊपर एलिगेशन लगाने लग रहे हैं, उनको गुंडा बताने लग रहे हैं, तो जो अपने परिवार के नहीं हो सके वो जाट कम्युनिटी का भला कैसे कर सकते हैं, ये सोचिए आप। और रही बात अभय चौटाला जी की, तो अभय चौटाला जी ने अपने पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जी के फोटो के ऊपर जो विवाद था, उसमें अपने बड़े भाई अजय चौटाला जी को ये कह दिया कि गद्दारों को मैं फोटो लगाने नहीं दूंगा। यानी जब ये देखिए, खुद अपने भाई को वो गद्दार कह सकते हैं, तो जाट कम्युनिटी के लिए क्या, अनजान जाटों के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज़ का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, निजी हित की राजनीति की है। अब बात करते हैं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब संघर्ष कर रहे थे, तो वो एक ही चीज़ कहा करते कि मैं जाटों की चौधर लेके आऊँगा, जाटों की चौधर लेके आऊँगा, रोहतक की चौधर लेके आऊँगा। और उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले भी, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उन्होंने जो वीरेंद्र सिंह जी को कमज़ोर करने की कोशिश की, सुरेंद्र जी को कमज़ोर करने की कोशिश की, ये श्रीमती किरण चौधरी जी को कमज़ोर करने की कोशिश की। और जब भूपेंद्र हुड्डा जी जब सीएम बने, तो उन्होंने जो वीरेंद्र सिंह जी को, रणदीप सुरजेवाला को, इनको तो इतना वो किया कि इन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी। तो अगर ये जाट की राजनीति करते, जाट कम्युनिटी की राजनीति करते, तो कोई भूपेंद्र हुड्डा जी से ये पूछने वाला कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी क्या जाट नहीं थे? क्या किरण चौधरी जी जाट नहीं थी? रणदीप सुरजेवाला जी क्या जाट नहीं थे? क्या ये भड़बूजे थे क्या जो इनको पार्टी से बाहर किया? अगर वो जाटों की चौधर लाते या जाट राजनीति करते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो इन लोगों को भी कोऑपरेट करते, पार्टी छोड़ने पर मजबूर ना करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो भूपेंद्र हुड्डा जी की भी राजनीति है, वो व्यक्तिगत राजनीति है, जाट कम्युनिटी के लिए राजनीति नहीं है उनकी। अब अगर हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, तो ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी
के पैर नहीं जमने दिए यहाँ पर। तो वो बीजेपी में गए, उस बीजेपी में गए जिन्होंने जाट को डिवाइड एंड रूल की जिनकी पॉलिसी थी, जो हमेशा 35 बिरादरी और जाट कम्युनिटी का वो किया। क्यों उसमें किस लिए गए कि उनको केंद्र में मंत्री पद मिलने लग रहा था, यानी निजी हित उन्होंने देखा, जाट कम्युनिटी का हित नहीं देखा। अगर वो कांग्रेस में ही रहते तो कांग्रेस में रह के भी जाट कम्युनिटी के लिए लड़ सकते थे, जबकि वहाँ पर उन्होंने, याद कीजिए, जब 36 बिरादरी 35 बिरादरी का नारा चला तो राजकुमार सैनी जी के प्रोग्राम में जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे। और जब बीजेपी के अंदर उनकी ये दिखाई दिया कि अब आगे ये मंत्री पद नहीं मिलेगा, तो वापस वो कांग्रेस के अंदर आ गए। यानी वीरेंद्र सिंह जी वो भी निजी हित की पार्टी, निजी हित की राजनीति करते हैं, जाट कम्युनिटी की राजनीति नहीं करते। अब अगर हम ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें, तो जब ओम प्रकाश धनखड़ जी 2014 के अंदर एमपी का चुनाव हार गए थे, तो विधानसभा के चुनाव होने थे बाद में, पहले लोकसभा के थे, तो उन्होंने एक यात्रा की थी दोस्तों, रेवाड़ी से लेके ने और रोहतक तक की पद यात्रा की थी। तो उनकी डिमांड ये थी कि ये कांग्रेस सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और किसानों को उनका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो करे, फसलों के दाम वो करे, निश्चित करे और उनको इतना बेनिफिट दे। तो जब मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का इंटरव्यू लिया था, मैंने गाँव में लिया था, तो मैंने कहा था कि अगर कल को आपकी सरकार आती है तो क्या आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों का भला करेंगे, जाटों का भला करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करूंगा और मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। लेकिन जब 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई, तो उन्होंने एक शब्द भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए नहीं बोला। बीजेपी के सुर में सुर मिलाया, जाट कम्युनिटी के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो वो क्या था? क्या वो जाट कम्युनिटी की राजनीति थी? तो दोस्तों एक भी ऐसा नेता बता दीजिए। अब ये सवाल मैं जाट कम्युनिटी से पूछ रहा हूँ, किसी पार्टियों के वर्कर के से नहीं, क्योंकि पार्टियों के वर्कर तो अपने अपने भगत होते हैं, वो तो अपने अपने नेता के उन्हीं का नाम लेंगे। जो न्यूट्रल जाट कम्युनिटी के लोग हैं उनसे एक सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ कि एक भी ऐसा जाट नेता है क्या जिन्होंने जाट कम्युनिटी की राजनीति की हो, जाटों के कल्याण की राजनीति की हो, जाट समुदाय के उत्थान के लिए राजनीति की हो, जाट बच्चों के रोजगार के लिए राजनीति की हो? कोई बीजेपी के अंदर है, कोई कांग्रेस के अंदर है, कोई किसी और पार्टी में है, कोई किसी और पार्टी में है। उनको सिर्फ अपना अपना हित दिखाई देता है, जाट कम्युनिटी का कोई हित दिखाई नहीं देता। तो यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर 50% सीटों के ऊपर जाट कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन कोई कहीं है, कोई कहीं है, और उनके फॉलोअर भी जाट कम्युनिटी के, वो अपने अपने उसको वोट डालते हैं। तो कुछ बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ दूसरी पार्टियों में, तो कहाँ से जाट कम्युनिटी का राज आ जाएगा? और जब जाट कम्युनिटी का राज नहीं आएगा तो कहाँ से तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे? कहाँ से तुम लोगों के रिजर्वेशन में आओगे, ओबीसी में आओगे, या कहाँ से दूसरे बेनिफिट मिलेंगे? तो दोस्तों अब जब जाट कम्युनिटी का कोई नेता है ही नहीं, तो राजनीतिक रूप से जाट हो चुका है खत्म। यानी जाट खत्म तो काम खत्म। जाट खत्म कहने का तात्पर्य राजनीतिक रूप से। तो फिर अब जाट क्या करें दोस्तों? तो क्या इसी तरह जाट वो करते रहे? एक वो कहावत है ना कि एक आदमी ने प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए और जुर्माना भी भरना पड़ा। तो जाट कम्युनिटी के साथ ऐसा ही होगा। वो प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे और जुर्माना भी भरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है। और ये जो निजी हित की राजनीति करने वाले जो नेता है, वो उन्हीं के पिछलोगू बने हुए हैं। जब तक जाट कम्युनिटी नहीं संभलेगी, जब तक जाट कम्युनिटी एक नहीं होगी, तब तक जाट कम्युनिटी का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, जाट कम्युनिटी के लिए कुछ काम भी नहीं होगा। अगर जाट कम्युनिटी ये सोचती है कि उनकी सत्ता आए, उनका मुख्यमंत्री बने, उनका प्रधानमंत्री बने, तो सिर्फ एक तरीका है दोस्तों कि वो जाट कम्युनिटी करे तो क्या करे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, हरियाणा की पहले बात करता हूँ हरियाणा की। हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों का वर्चस्व है, ये जाट कम्युनिटी से संबंध रखती है, गोत्र विशेष से संबंध रखती है। अगर ये खाप पंचायतें आज के दिन जो काम करने लगे ना, कोई भी कहीं भी झगड़ा हो जाए वहीं पहुंच जाती है, अपना समर्थन वो डिक्लेयर कर देती है और सरकार को टकराने की धमकी दे देती है। उधर से सरकार कुछ खापों में से और डिवाइड वो करके न उनके सामने खड़े कर देती है और कोई वैल्यू उनकी नहीं है। और आज के दिन मतलब एक तरह से ये खाप पंचायतों की बजाय एक समर्थन ले लो गैंग हो चुका है, कोई उसकी अहमियत नहीं रही है। लेकिन अगर ये अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें
तो मैं आज भी समझता हूँ कि खापों से ज़्यादा ताकतवर आज भी सरकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपस में एकता कर लें, आपस में जाट कम्युनिटी का कल्याण सोच लें, तो उससे कोई भी नहीं टकरा सकता, सरकार भी नहीं टकरा सकती। तो और अगर मुख्यमंत्री बनाना है खाप को तो ये जितने भी वर्तमान में नेता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, सबसे पहले उनका बहिष्कार कीजिए, उनको बाहर करिए राजनीति से, वोट से, और नई लीडरशिप तैयार करिए। हर खाप के अंदर 2-2, 3-3 यंग लड़कों को आगे लेकर आए, उनको अपना नेता बनाएं, उनको अपना समर्थन दें, उनको अपनी वोट दें। और जो पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें, हाँ, हर खाप में से 2-2, 3-3, 4-4 ये इस तरह के हो जाएंगे। वो 2-2, 3-3 किस लिए कह रहा हूँ कि कोई भी नेता है वो जो थोड़ा ऊपर वो चला जाता है, तो अपने निजी हित के लिए वो दूसरी पार्टियों के साथ सौदा कर लेता है, जाट कम्युनिटी रह जाती पीछे। तो अगर इस तरह का कोई भी दिखाई दे तो उसको तुरंत बाहर करे, और उसके सेकंड नेता है उसको आगे करे। तो पूरे हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें, अगर वो खाप पंचायतें अपने अपने गोत्र से, अपनी अपनी खाप से भी नई लीडर तैयार कर लें, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी लीडर तैयार कर लें और उनको समर्थन दे, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भी हरियाणा के अंदर 50% सीटों के ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर जाट कम्युनिटी है। और अगर जाट ये चाहते हैं कि वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर ना धकेले जाएं, राजनीतिक रूप से उनकी सत्ता आए, तो सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है, खापों को आगे आना होगा, खापों को नई लीडरशिप तैयार करनी होगी। और ये परिवारवाद की, निजी हित की राजनीति करने वाले जो भी नेता हैं, उनको नकारना होगा, उनको सिंगल वोट के लिए भी तरसाना होगा और नई लीडरशिप को तैयार करना होगा। सिर्फ तब और सिर्फ तब जाटों की राजनीति के अंदर कोई पहचान बन सकती है, तो बन सकती है। और आज अगर केंद्र की बात करें तो दोस्तों, उत्तर भारत के अंदर कम से कम इतनी सीट तो हैं जाटों के पास कि वो उन सीटों के ऊपर भी जाट सांसद चुन दें, तो बार्गेनिंग की पावर आ सकती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब कोई एक नेता जिसके पास बहुमत नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री बना। सबसे बड़ा एचडी देवगौड़ा है, वो प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, उनके पास तो किसी तरह का बहुमत नहीं था। लेकिन जाटों के अगर वो एक हो जाते तो यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये किसान और जाट पूरे उत्तर भारत के अंदर, अगर उत्तर भारत के लोग भी, जैसे आज बीजेपी उत्तर भारत के अंदर है और वो सत्ता के शीर्ष पर है, ऐसे ही उत्तर भारत के अंदर जाट कम्युनिटी भी है। और अगर वो एक होकर अपनी नई लीडरशिप तैयार करके स्टेट में और सेंटर में इसी तरह करे, तो जाटों की सत्ता को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब जाट कम्युनिटी के अंदर एकता हो और वर्तमान में कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर हो उसको बाहर करे। क्यों? क्योंकि देख चुकी है सबको। और मैं 2-2, 3-3 इसलिए लीडर तैयार करने की कह रहा हूँ कि लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी बदलाव के रूप में सामने दिया था, लोगों ने एक विकल्प दिया था, लेकिन कितना वो मतलब गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला आदमी रखा, जिस एंटी करप्शन उसी आंदोलन से वो आया था, आखिर जेल भी करप्शन के ऊपर ही वो जेल में भी गया। तो ये देखिए, ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नेता जो साफ छवि के हों, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाप ये काम कर सकती हैं। और अगर खाप इस तरह का काम नहीं कर सकती, तो मेरे हिसाब से तो हरियाणा की जनता को चाहिए कि खापों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब वो काम की चीज़ें करती नहीं, ज़बरदस्ती जाकर लोगों को समर्थन देती है और मामले की लिपापोती करके मामले को वो करवा कर फिर चौधरी बनते हैं, तो ऐसी खापों की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करें तो सकारात्मक करें, जाट कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए करें, और सिर्फ यही एक तरीका है एक खापों के लिए और जाटों के लिए। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक नहीं है, तो भी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आज आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।